नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले हमारे अपने भारत में समाज आखिर चलता कैसे था? आज हम वैदिक सभ्यता की उन्हीं जड़ों को खोदने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जिसकी छाप आज भी हमारी संस्कृति पर बहुत गहरी है। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हम टाइम में कितना पीछे जा रहे हैं। ये बात है लगभग 3,500 साल पुरानी। देखिए, इस पूरे वैदिक काल को ना हम दो हिस्सों में बांटकर देखते हैं। एक है ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का था, और दूसरा उसके ठीक बाद का उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जानते हैं कि ये वैदिक लोग आखिर थे कौन, कहाँ रहते थे और उनकी सभ्यता की खासियत क्या थी। जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो बड़े बड़े शहरों में नहीं बल्कि गांवों में बसती थी। यही थी वैदिक सभ्यता। इसे बसाया था संस्कृत बोलने वाले आर्य लोगों ने, और उनकी दुनिया की शुरुआत हुई थी आज के पंजाब और अफगानिस्तान के इलाकों से। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। पर सवाल ये है कि ये समाज बना कैसे था, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या था। चलिए एक परिवार से लेकर पूरे राष्ट्र तक इसकी प्रशासनिक बनावट को समझते हैं। देखिए, सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज था। समाज की जो सबसे छोटी और बुनियादी इकाई थी वो थी कुल, यानी एक परिवार। फिर कई परिवार मिलकर बनाते थे एक ग्राम। कई ग्रामों को मिलाकर बनता था विश, जिससे हम कबीला कह सकते हैं। कई विश मिलकर जन कहलाते थे, और फिर इन्हीं सबसे मिलकर बनता था राष्ट्र, एक के ऊपर एक, बिल्कुल सीढ़ी की तरह। और हाँ, इस स्ट्रक्चर के हर लेवल पर एक लीडर होता था। सबसे पहले गांव का मुखिया, उसे ग्रामीणी कहा जाता था। फिर एक लेवल ऊपर जो कबीला यानी विश था, उसके प्रमुख को विशपति के नाम से जाना जाता था। और फिर सबसे ऊपर आता था जन का शासक, जिसे कहते थे राजन। ये राजन ही एक तरह से राजा होता था, जो न सिर्फ शासन करता था बल्कि जब लड़ाई होती थी तो अपनी पूरी जनजाति को लीड भी वही करता था। तो समाज का ढांचा तो हमने समझ लिया, लेकिन इसे चलाता कौन था, मतलब रोजमर्रा का काम कैसे होता था। अब बात करते हैं उन अधिकारियों की, राजनीति की और उस व्यवस्था की जो सब कुछ कंट्रोल में रखती थी। देखिए, राजा सब कुछ अकेले नहीं करता था। उसकी मदद के लिए कई अधिकारी होते थे। इनमें सबसे जरूरी थे पुरोहित यानी पुजारी और राजा के सलाहकार, और सेनानी जो सेना का प्रमुख होता था। इनके अलावा किलों की रक्षा के लिए पुरप, जासूसी के लिए स्पश और अपराधियों को पकड़ने वाले उग्र जैसे पुलिस अधिकारी भी होते थे। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, जो पुरोहित थे, जो कि सबसे ताकतवर अधिकारियों में से थे, उनमें भी दो गुट थे। एक तरफ थे वशिष्ठ, जो काफी रूढ़िवादी सोच के थे, और दूसरी तरफ थे विश्वामित्र, जो काफी उदारवादी थे। और इन दोनों की विचारधाराओं में हमेशा एक खींचतान चलती रहती थी। राजा को सलाह देने और उसकी शक्ति पर लगाम लगाने के लिए दो संस्थाएं भी थीं। एक थी सभा, जिसमें समाज के बड़े बूढ़े और खास लोग होते थे, और दूसरी थी समिति, जो आम लोगों की सभा थी, मतलब एक तरह से आम जनता की आवाज। और सबसे कमाल की बात जानते क्या है, उस जमाने में भी महिलाएं इन दोनों सभाओं में हिस्सा ले सकती थीं। लेकिन एक चीज है जो सच में हैरान कर देती है, पूरे ऋग्वेद में कहीं भी किसी भी जज या न्यायाधिकारी का जिक्र तक नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई जज नहीं था तो फिर इंसाफ कैसे होता था। ये आज भी इतिहासकारों के लिए एक बड़ी पहेली है। चलिए अब बात करते हैं लड़ाइयों की। आखिर वैदिक काल में युद्ध होते क्यों थे, और एक ऐसे ही बहुत मशहूर युद्ध के बारे में जानेंगे जिसकी कहानी हमें ऋग्वेद में मिलती है। युद्ध के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था ना, वो अपने आप में ही पूरी कहानी कह देता है, गविष्ठी। और इसका मतलब पता है क्या है? गायों की खोज। मतलब आप अंदाजा लगाइए उस समाज के लिए गाय कितनी कीमती थी। वो सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि धन और शक्ति का सबसे बड़ा सिंबल थी। लड़ाइयां अक्सर जमीन के लिए नहीं बल्कि गायों के लिए होती थीं। इसी गविष्ठी का सबसे बड़ा उदाहरण है दशराग्य युद्ध, यानी 10 राजाओं का युद्ध। इसका जिक्र ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ये महासंग्राम आज की रावी नदी, जिसे तब परुष्णी कहते थे, उसके किनारे लड़ा गया था। एक तरफ थे राजा सुदास और उनके सामने थे 10 कबीलों का एक पूरा गठबंधन, और इस भयंकर युद्ध में जीत हुई राजा सुदास की। तो हमने देखा कि कैसे परिवार, गांव, कबीले और सभा समिति से मिलकर एक पूरी सभ्यता की नींव रखी गई। लेकिन जाते जाते एक सवाल पर सोचना तो बनता है,
शासन, न्याय और संघर्ष के ये जो पुराने सिद्धांत थे, उनकी गूंज सदियों तक इस उपमहाद्वीप को आकार देने में क्या भूमिका निभाती रही होगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं। सहज ही मोनती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।